जय हिंद साथियों। हम लोग राजस्थान का इतिहास और संस्कृति जो कक्षा 10 की किताब है वो हम पढ़ रहे थे। तो आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। किन्होंने अग्निकुंड से माना, किन्होंने वैदिक आर्य की संतान माना और किन्होंने ब्राह्मण माना, वो चीजें हमें देखनी है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647। जो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, 647 में इसकी मृत्यु होगी। जो भारत की राजनीतिक एकता, जो गुप्त साम्राज्य था उस टाइम, राजनीतिक एकता यानी भारत राजनीतिक रूप से एक हो गया था, वो हर्ष तक रही थी, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद वो समाप्त हो गई। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की क्या होगी? स्थापना होगी। ये राज्य आपस में संघर्ष थे, यानी ये राज्य छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप एक नए राजवंश यानी कई नए राजवंश उभरे, जिनमें एक राजपूत राजवंश भी उभरा। ठीक है, तो ये राजपूत वंश है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इन नवीन राजवंशों का महत्व तो इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, इसलिए इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। तो राजपूत काल पूर्व मध्यकालीन का जो इतिहास था, उस टाइम किसने शासक किया राजस्थान में? तो राजपूतों ने किया है, या फिर उत्तर भारत में भी आप कह सकते हो। राजपूत काल 7वीं से 12वीं सदी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सिंध कोटस ने ध्यान में रखना, सिंध ने लिखा कि राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। यानी मुगल आए थे ना, मुगलों से पहले तक शक्तिशाली कौन सा वंश था? राजपूत वंश था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर्ष की मृत्यु से लेके मुगलों का जब से शासन शुरू हुआ तब तक राज किसका था? राजपूतों का राज था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत युग कहलाता है, या पूरी पूर्व मध्यकालीन का इतिहास राजपूत युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं जो पूरी तरह सर्वमान्य हो, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह रहे हैं कि राजपूत शब्द नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। यानी राजपूत शब्द पुराना है। ये कौन कह रहे हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह रहे हैं। ठीक है, जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजपूतों का उल्लेख मिलता है। कालिदास के जो नाटक थे उनमें भी राजपूतों का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है और बाणभट्ट की कादम्बरी है, इसमें भी इस शब्द का प्रयोग मिला। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजपूत शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र है, कालिदास के नाटक है, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र और कादम्बरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। चीनी यात्री हेमसांग ने भी हर्षवर्धन के चीनी यात्री हेमसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा। अब एक बात ये ध्यान में रखनी है, हेमसांग कब भारत में आया? हर्षवर्धन का जब राज्य था उस टाइम ये भारत में आया। तो इन्होंने भी राजाओं को कहीं क्या लिखा? कहीं तो क्षत्रिय लिखा और कहीं राजपूत लिखा। डॉक्टर ओझा द्वारा, ओझा कौन से? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ, यदि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ। राजपुत्र यानी क्षत्रिय थे, उनके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। अब वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों को किसने माना? एक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना। यह आपको ध्यान में रखना। ओझा और सीवी वेद, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी राजनीय वर्ग की संतान मानते हैं, यानी वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। मतलब ओझा का क्या मानना है कि राजपूत जो प्राचीन क्षत्रिय थे वो घोड़ों यानी अश्व की पूजा करते थे और अस्त्रों की पूजा करते थे। ठीक है, प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास था। किनका? राजपूतों का। यज्ञ और बलि में भी इनका भरोसा था। उनका सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाणित है कि वे आर्य की संतान है। बड़ा क्वेश्चन बन जाए कि राजपूत आर्य की संतान है, ये किससे पता चलता है? एक तो वो अश्व की पूजा करते थे, दूसरा वो अस्त्रों की पूजा करते थे और आर्यों की भांति क्या यज्ञ करते थे और बलि भी देते थे। उनका शरीर सुडौल था और लंबी नाक थी, लंबा सिर था। इससे पता चलता है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे और ये मानना है हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। फिर अगला आता है अग्निकुंड। और अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति किसने मानी है? तो चंद्रप्रद, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
पृथ्वीराज रासो, तो उन्होंने अग्निकुंड से उत्पन्न माना। ठीक है। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रबाबू भाई। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई, यानी अग्निकुंड से राजपूत उत्पन्न हुए, ऐसा किसने माना है? चंद्रबरदाई ने। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। चंद्रबरदाई का मानना है कि आबू पर्वत पर कुछ ऋषि रहते थे, विश्वामित्र हो गए, गौतम हो गए, अगस्त्य हो गए, और भी थे जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। और इन अनुष्ठानों में राक्षस क्या करते थे? उनको अपवित्र यानी अशुद्ध कर देते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या करा? राक्षसों से निपटने के लिए, यानी इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। यानी वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया और उससे 3 योद्धा उत्पन्न किए। पहला योद्धा था परमार, फिर दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रत्यार। 3 योद्धा उत्पन्न किए, किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो मतलब जो इसके यज्ञ को अशुद्ध कर देते थे, तो वशिष्ठ मुनि ने 3 योद्धा उत्पन्न किए। कौन से? परमार, चालुक्य और प्रत्यार। इससे भी वो कंट्रोल में नहीं आई राक्षस। तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया। कौन सा? जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, उसका नाम चौहान रखा गया। पहले 3 योद्धा उत्पन्न किए, बाद में चौहानों को उत्पन्न किया और इनका नाम चौहान रखा गया। ठीक है। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। देखो राजपूतों की उत्पत्ति क्यों हुई, चौहानों की उत्पत्ति क्यों हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति करी, ऐसा मानना है चंद्रबरदाई का। ठीक है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब अग्निकुंड वाली बात लोग स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया। अब ये कह रहे हैं जो जाते थे ना, जो बाहर से आई थी, शक है, हूण है, युचि है, इनको अग्नि द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया और यही बाद में राजपूत बन गए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने मानी? तो आप देखो ब्राह्मणों से। डॉक्टर D.R. भंडारकर, ब्राह्मण कुल मिला के जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने ही ब्राह्मणों की राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी। D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। देखो चौहान थे वो तो, लेकिन गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से किसने बताई? D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। देखो भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। तो अब तक 2 साक्ष्य हो गए, एक तो D.R. भंडारकर खुद हो गए और एक बिजोलिया शिलालेख हो गया। इसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए। सीधा क्वेश्चन आता है कि सामंत को, या जो वासुदेव चौहान का जो उत्तराधिकारी सामंत था, उसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया? बिजोलिया शिलालेख में। आपको ध्यान में रखना। किसने बताया? डॉक्टर भंडारकर ने। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। दूसरा क्या है कि राजशेखर एक ब्राह्मण था, उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ, और चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने का ये अकाट्य प्रमाण है, यानी इसे काटा भी नहीं जा सकता। एक राजशेखर ब्राह्मण था जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? अवंती सुंदरी के साथ। ठीक, इसलिए इन्हें ब्राह्मण माना। गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ों के गुहिलतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे देत का वंश बताया। अब गोपीनाथ शर्मा ने भी जो मेवाड़ के गुहिल थे ना, जो बप्पा रावल वगैरह, उनको भी नागर जाति का ब्राह्मण माना है। ठीक है। और किसका वंशज? गुहे दत्त का वंशज बताया। ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेव की संतान है। जो महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद टीका लिखी ना, उसमें भी गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण यानी गुहदत्त की संतान बताया। किसने? कुंभा ने भी बताया। किसमें? गीत गोविंद की टीका में महाराणा कुंभा ने स्वीकार किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। एकमात्र ब्राह्मण थे दशरथ शर्मा जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि राजपूत ब्राह्मण थे, और उन्होंने इसका तर्क सहित खंडन किया। कैसे किया? उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण ये भ्रम हो जाता है। दशरथ शर्मा का मानना है कि राजपूत कई बार अपने जो उनके पुरोहित होते थे उनका गोत्र अपना लेते थे, इसलिए क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि ये राजपूत थे। और दशरथ शर्मा ने इस मत का तर्क सहित खंडन किया। कैसे खंडन किया? कि वो लोग अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता था। ठीक है।
तो दशरथ शर्मा ने खंडन किया। और उत्पत्ति किस किसने मानी? डी.आर. भंडारकर ने मानी। बिजोलिया शिलालेख हो गया। फिर इसके बाद गोपीनाथ शर्मा हो गया, इन्होंने ब्राह्मण था गुहेदत्त उसका वंशज बताया। फिर महाराणा कुंभा का जिक्र हुआ। गीत गोविंद की टीका में भी गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण की संतान बताया। लेकिन दशरथ शर्मा ने इसका खंडन किया। कैसे? तर्क सहित खंडन किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने माना? विदेशियों की संतान के बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड, कुल मिला के जो अंग्रेजी लेखक है, उन्होंने राजपूतों को विदेशियों की संतान माना। जो विदेशी लेखक थे उन्होंने विदेशियों की संतान माना। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा शीथियन जाति के वंशज है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किसे मानी? शक अथवा शीथियन जाति से। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड का मानना है कि जो विदेशी जातियां थी 6ठी शताब्दी के आसपास आक्रमण करने के लिए भारत में आई, लेकिन बाद में यहाँ के शासक बन गई। कौन? जो विदेशी जातियां थी, हमने पढ़ा था ना शक वगैरह। तो बाद में इनको अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। ये किसका मानना है? कर्नल जेम्स टोड का। टोड ने राजपूतों को शक व शीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, शीथियन और होमों से मिलते हैं, जैसे आशु पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि अतः दोनों जातियां एक ही है। मतलब उनका मानना है कि शक शीतियन भी अश्व पूजा करते हैं, राजपूत भी कर रहे हैं, वो भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये अस्त्र पूजा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये अस्त्र शिक्षा दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। इसके हिसाब से इन्होंने दोनों को एक ही मानना है, कर्नल जेम्स टोड ने। और इतिहासकार वी ए सिम्थ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। सिम्थ ने राजपूतों को होणों की संतान बताया। देखो सिम्थ वाला क्वेश्चन पूछ ले कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई, ऐसा किसका मानना है? वी ए सिम्थ का मानना है। तो उन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। ठीक है। टोड ने तो राजपूतों को शक या शीतिन माना, लेकिन हुणों की संतान राजपूतों को वी ए सिम्थ ने कहा है, स्मिथ ने कहा है, जो भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। अब लेखक कह रहा है कि इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजपूतों ने स्वयं को यानी खुद को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूत अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज को शक या शीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना अनुचित है। ये रीति रिवाजों से साम्यता या तुलना कौन कर रहे हैं? कर्नल टोड कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित है। कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि शक और कुषाण जब भारत में नहीं आए तो भी उनके रीति रिवाज भारत में प्रचलित है। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी। अब पूछ ले, सूर्य की पूजा भारत में कब से हो रही है? वैदिक काल से। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। आगे देखो, उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश स्वीकार करते हैं। इसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई, स्थायी रूप से यह निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। हिंदू समाज ने स्वयं में समाहित कर लिया। ठीक है, इसमें से ज्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है। कानूनगो का कथन ध्यान में रखना। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति के युग में चल नहीं सकती। यानी कानूनगो कह रहे हैं कि अग्निकुंड की कहानी इस युग में चल नहीं सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। और सूर्य और चंद्र का को भी इन्होंने नकारा। किसने? कानूनगो ने। ना तो अग्निकुंड की कहानी मानी है, ना सूर्य और चंद्र वाली कहानी इन्होंने मानी है। राजपूत चाहे किसी रूप में जन्म हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने राजपूतों ने महाकाव्य काल के क्षत्रिय की परंपराओं को बनाए रखा। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट कई बार आ जाता है कि सत्य ये है कि राजपूतों ने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। तो ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के हमने पढ़ा अब तक राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। वैदिक आर्यों की संतान माना गौरीशंकर हीराचंद ओझा और शिवी वेद ने, आपको ध्यान में रखना है। अग्निकुंड से उत्पन्न माना चंद्रवर्धाई ने। टोड ने थोड़ा थोड़ा समर्थन किया है, ये भी आपको
ध्यान में रखना है। फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति, डॉक्टर भंडारकर है, बिजोलिया शिलालेख है और गोपीनाथ शर्मा है। ठीक है, खंडन किसने किया पूछ ले, दशरथ शर्मा ने तर्क से खंडन किया कि राजपूत अपने जो पुरोहित होते थे उनका गोत्र अपना लेते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण मान लिया। जेम्स टोड ने विदेशियों की संतान बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर एक सिम था, इसने तो क्या माना, इनको हुणों की संतान बताया। और शक या सी तीन जाति से ये टोड ने माना है। फिर कुछ कथन थे हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम राजपूतों के जो प्रमुख राजवंश थे उनका परिचय देखेंगे। थोड़ा थोड़ा है, ये परिचय से करीब करीब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला वंश है गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश। और इस वंश के प्रतापी शासक। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, गुहिल वंश ने शासन कहां पर किया? मेवाड़ में। कहां पर शासन किया? गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, जहां पर गुहिल वंश के शासकों ने शासन किया है। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। देखो, गुहिल वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था गुहिल, इसलिए इस वंश का नाम गुहिल वंश है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थानों के बारे में अनेक मत प्रचलित है। यानी गुहिल वंश की उत्पत्ति कब हुई, इनका मूल स्थान कौन सा था, इसके बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। ठीक है, अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित करता है। मतलब अबुल फजल ने गुइल वंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखा था उससे मानी है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, गुइल वंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखा से किसने मानी? तो अबुल फजल ने। किसने मानी है? अबुल फजल ने। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। और गुइल वंश को कर्नल टोड ने वल्लभी के शासक से संबंधित माना है। किससे? वल्लभी के शासकों से संबंधित किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कोई नेवसी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। पहले हमने राजपूतों को पढ़ा था उत्पत्ति, अब ये गुइल वंश की उत्पत्ति है। ठीक है ना। मूणोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इनको क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना क्या है कि 566 के लगभग गुइल ने अपना शासन स्थापित किया और गुइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल हुआ। वापस देखो एक बार, हमने गुइल वंश शुरू किया है, तो गुइल वंश ने शासन किया था मेवाड़ पर। कहां पर किया था? मेवाड़ पर। अब मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। और इस क्षेत्र में गुइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। और इस वंश का नामकरण, इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था गुइल, उसके नाम पर इसे गुइल वंश कहा गया है। गुइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अबुल फजल ने गुइल वंश को ईरान के शासक था एक नौशेखा, उसे संबंधित मान रहा है अबुल फजल। और कर्नल टोड ने वल्लभी के शासक से संबंधित गुइल वंश को माना। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने गुइलों को ब्राह्मण होने का मत का समर्थन किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुइल ने अपना शासन स्थापित किया और गुइल के बाद प्रतापी शासक कौन बना? बप्पा रावल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसने कब से कब तक शासन किया? तो 734 से 753 तक बप्पा रावल ने शासन किया, यह आपको ध्यान में रखना है। राजप्रसन्न के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब कह रहे हैं एक राज प्रशस्ति एक रचना है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। राज प्रशस्ति किसने लिखी है? ठीक है, के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ का शासक था कौन? मानमोरी। मानमोरी चित्तौड़ का शासक था, जिसको हरा कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया किसने? बप्पा रावल ने। कब? 734 में। कब तक? 753 तक बप्पा रावल थे। बप्पा की राजधानी पूछ ले, बप्पा की राजधानी नागदा थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा, बप्पा ने किसको हरा कर अपना मतलब शासन शुरू किया या शासक बना? तो मानमोरी को हराया। कब हराया? 734 में। और बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी पूछ ले, तो राजधानी नागदा थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग यानी लकुलिश का मंदिर बनवाया। अब पूछ ले, कैलाशपुरी में एक लिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर किसने बनवाया? तो बप्पा रावल ने बनाया। बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा रावल ने कब शासन शुरू किया? 734 में। बप्पा ने किसे हराकर गद्दी प्राप्त करी? मानमोरी। ठीक है, आगे देखो,
एकलिंगजी गुइल वंश के कुल देवता थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि गुइल वंश के कुल देवता कौन थे, एकलिंगजी या लकुलिश जी। ठीक है, लकुलिश जी भी आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कोष्टक में, आप कोष्टक में रख दो। तो लकुलिश जी या एकलिंग जी गुइल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। आप पूछना चाहिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। ठीक है, और बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा क्या थी, कालभोज की उपाधि थी, लेकिन वास्तविक नाम इनका क्या था, कालभोज था, ऐसा मानना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामलदास। अब पूछ ले, वीर विनोद किसकी रचना है, कविराज श्यामलदास की रचना है। श्यामलदास की रचना कौन सी है, वीर विनोद। श्यामलदास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। अब श्यामलदास क्या कह रहे हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब यानी उपाधि था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। ऐसा मानना है कि बप्पा चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, उनके यहाँ क्या था, सेवा में था। यानी चित्तौड़ का शासक मानमोरी था, उसके यहाँ नौकरी करता था कौन, बप्पा। ठीक है, जब चित्तौड़ पर विदेशी हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं, ऐसी मान्यता क्या है, बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा में था। जब चित्तौड़ पर क्या हुआ, विदेशी हमला हुआ, उनसे मुकाबला करने की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली और उसे सिंध तक खदेड़ दिया। किसने, बप्पा रावल ने। इसलिए इतिहासकार था सीवी वेदी, जिसने राजपूतों की उत्पत्ति किसे मानी, वैदिक आर्यों से मानी। वो क्या कह रहा है, उसकी तुलना यानी किसकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करी। एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। उसी तरह इसने बप्पा रावल ने भी परास्त किया, इसलिए इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की जाती है बप्पा रावल की। और ये तुलना किसने करी, सीवी वेदी ने। अब आपको सुनो एक बार, बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 था और राजवंश कह रही है कि 734 में बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर, एक मिनट है ना, चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और बप्पा की राजधानी कहाँ थी, पूछ ले, नागदा। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने। और एकलिंग जी या लकुलेश जी गुइल वंश के क्या थे, कुल देवता थे। ओझा ने क्या माना कि बप्पा का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज, और बप्पा क्या थी, कालभोज की उपाधि थी। लेकिन वीर विनोद एक ग्रंथ है जिसके लेखक है श्यामलदास, उन्होंने कहा बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था, मतलब उपाधि थी, ऐसा श्यामलदास ने लिखा है। फिर एक मान्यता क्या है, बप्पा मानमोरी के यहाँ सेवा में था। चित्तौड़ पर क्या हुआ, विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया यानी भगा दिया। तो सीवी वेदी एक इतिहासकार था, इन्होंने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कि बप्पा रावल की उपाधि चार्ल्स मार्टेल से किसने करी, तो सीवी वेदी। ये सीवी वेदी है जिन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया था। ठीक है, और आप पूछ ले चार्ल्स मार्टेल कौन है, तो फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप में मुसलमानों को क्या किया, परास्त किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार शॉर्ट में और बोल रहा हूँ, 734 753 बप्पा रावल। ठीक है, मानमोरी को हराकर 734 में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। राजधानी नागदा थी। कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश का मंदिर बनवाया। कुल देवता थे लकुलिश जी। ठीक है, ओझा कह रहे हैं इनका वास्तविक नाम कालभोज था, बप्पा उपाधि थी। श्यामलदास ने भी यही कहा, बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ठीक है, और ये मानमोरी के सेवा में था, विदेशी आक्रमण हुआ, उन्होंने चुनौती स्वीकार करी और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। तो सीवी वेदी ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शासक है जेतर सिंह। जेतर सिंह 1213 से 1253। अब देखो बीच के शासक कहाँ गए, आपके दिमाग में आया होगा। तो बीच के शासक आपको यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ सिर्फ जो मुख्य शासक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही बताए गए हैं। जब हम बड़ी किताब पढ़ेंगे वहां आ जाएंगे। ठीक है, जेतर सिंह 1213 से 1253। गुइल के ही एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब जेतर सिंह ने परमार शासन कर रहे थे चित्तौड़ पर, उनसे चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी किसने बनवाया, पूछ ले, तो जेतर सिंह ने। और 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। अब पूछ ले, भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें इल्तुतमिश को किसने हराया, जेतर सिंह ने हराया। ठीक है, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन में मिलता है। मतलब भूताला के युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी का उसका ग्रंथ था हमीर
मदमर्दन उसमें मिलता है। और अब पूछ ले हमीर मदमर्दन किसकी रचना है, तो जय सिंह सूरी की रचना है हमीर मदमर्दन। इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया किसने, जेतर सिंह ने। ठीक है, इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, मतलब हमीर मदमर्दन ग्रंथ है और इसमें इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, हमीर कहा गया है। और ये क्वेश्चन आया है कि इल्तुतमिश को हमीर किस ग्रंथ में कहा गया है, तो हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखो, फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। तो ओझा ने प्रशंसा करी है किसकी, जेतर सिंह की। क्या प्रशंसा करी है कि दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी करी है। तो आजकल कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है। अब जेतर सिंह का जन्म 1213, मृत्यु 1253। मृत्यु क्या, ये इनकी शासन काल है। ठीक है, और गुइल वंश का जेतर सिंह, इन्होंने परमारों से क्या छीना, चित्तौड़ छीना और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 में भूताला का युद्ध हुआ, दिल्ली का गुलाम वंश था इल्तुतमिश, उसको हरा दिया। और ये उल्लेख मिलता है जय सिंह सूरी के हमीर मदमर्दन में, और इसी हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ओझा ने इसकी प्रशंसा करी। ठीक है, प्रशंसा करते हुए क्या लिखा, गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था, जेतर सिंह ही था। ठीक है, और इसकी प्रशंसा इसके विरोधियों ने भी करी है। अगला है रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह का टाइम है 1302 से 1303, एक साल है, लेकिन ये आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है रतन सिंह। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देखो अलाउद्दीन खिलजी, जिसपे बदौलत अभी फिल्म बनी है, वही अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो इनको 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा किसको, रतन सिंह को। जिसका कारण क्या था कि इन्होंने क्यों हमला किया। एक तो क्या थी अमरा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यानी मैं सब जगह मेरा साम्राज्य स्थापित कर लूं, ऐसा उसका मानना था। दूसरा क्या है, चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता, मतलब दिल्ली जाने के लिए चित्तौड़ बीच में पड़ता था, तो एक तो सैनिक थी और एक व्यापारिक उपयोगिता थी कि यहाँ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पहले तो थी, क्वेश्चन आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करना चाहता था या आक्रमण क्यों किया। एक तो इसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कि साम्राज्य बहुत बड़ा बढ़े। दूसरा, चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो सर्वमान्य कारण है, लेकिन अब जायसी कुछ अलग कारण बता रहा। देखो अब 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी एक रचना है पद्मावत, कौन सी पद्मावत, जिसपे मूवी बनी है ना पद्मावत, उन्होंने क्या माना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया कि उनकी पत्नी थी पद्मिनी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसको प्राप्त करना कारण बताया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन सब ने ये नहीं बताया, बाकी ने क्या बताया कि वो साम्राज्यवादी शासक था, कोई भी शासक होगा वो साम्राज्यवादी उसकी नीति होगी, और जो उसकी सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता है तो वो उसको प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में माना कि वो उसकी पत्नी को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, आगे देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अब देखो पद्मिनी वाली बात की मान्यता कौन प्रदान करते हैं, दशरथ शर्मा। एक जगह दशरथ शर्मा ने खंडन किया है कि राजपूत ब्राह्मण नहीं थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या माना, वो अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे। तो यहाँ इन्होंने खंडन नहीं किया है, यह इन्होंने मंडन किया है, मतलब इन्होंने समर्थन किया किसका, जायसी का। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए। अब ये गोरा और बादल ध्यान में रखना किसके सेनापति है, रतन सिंह के सेनापति है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। यही मतलब ददकती हुई अग्नि में कूद गई 1600 महिलाओं के साथ। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहास का अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। मतलब इस युद्ध में अमीर खुसरो भी इनके साथ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह, ध्यान में रखना, खजाइनुल फतूह किसका ग्रंथ है, अमीर खुसरो का। इसमें इसने इस आक्रमण का वर्णन किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी ने जोहर किया, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, खजाइनुल फतूह में। ठीक है, अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खान को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। और जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका प्रशासक किसे बनाया, अपना पुत्र खिजर खान को। किसको, खिजर खान को।
और इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। कई बार पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या करा, खिजराबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की शाखा का अंतिम शासक था। तो गुइल वंश यही समाप्त हो जाता है। बाद में वो राणा शाखा आएगी या शिशुर आएगी, हम आगे देखेंगे। एक बार और देख लो, रतन सिंह 1302 से 1303 तक इसका टाइमिंग था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था उस टाइम। उसके आक्रमण का सामना रतन सिंह को करना पड़ा। कारण क्या है, तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दूसरा चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी और दशरथ शर्मा का क्या मानना है कि इसकी पत्नी जो पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसको प्राप्त करना कारण बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में और दशरथ शर्मा ने इसको समर्थन किया। जब हमला किया तो इसके दो सेनापति थे, गोरा और बादल। किसके, रतन सिंह। वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। और बाद में रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया, जोहर कर लिया। ठीक है, और इस टाइम इनका जो इनका समकालीन यानी अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था कौन, अमीर खुसरो, वो भी साथ में था। और उसने ग्रंथ लिखा खजाइन उल फतूह। तो इसका मतलब ये है कि 3 साक्ष्य हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि रतन सिंह पर आक्रमण करने का उद्देश्य था पद्मिनी को प्राप्त करना। मतलब अलाउद्दीन का उद्देश्य था रतन सिंह पर आक्रमण करना। क्यों, क्योंकि उसको पद्मिनी को पाना था। पहला तो है ये कौन, पद्मावत। दूसरा है दशरथ शर्मा। तीसरा है खजाइनुल फतूह। ये 3 ग्रंथ ये मान रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण पद्मिनी को पाने के लिए किया है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसने जीत लिया चित्तौड़ और यहाँ का शासक किसे बना दिया, खिजर खां को बना दिया। ठीक है, और बाद में चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। और रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो रतन सिंह था। बाद में ये भी आता है कि खिजर खान ने चित्तौड़ का प्रशासक मुछाला महादेव को बना दिया। किसको, मुछाला महादेव। फिर बाद में देखेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी खिजर खान के बाद चित्तौड़ का प्रशासक कौन बना, मुछाला महादेव। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।